गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पार्ट 5 पदार्थों का पृथक्करण पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने अब तक पढ़ा कि पदार्थों का पृथक्करण करना क्यों आवश्यक है। पदार्थों के पृथक्करण द्वारा हमें शुद्ध पदार्थों की प्राप्ति होती है और उसमें से अशुद्धियों को हम पृथक कर सकते हैं। अब तक हमने पृथक्करण की विभिन्न विधियां जैसे हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, चालन आदि विधियों का वर्णन पढ़ा था। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। आइए इस पृथक्करण विधि का हम कैसे प्रयोग करेंगे इसको समझने की कोशिश करें। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं। प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है जिससे जल थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, जिसको हम आगे चित्र द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। प्रस्तुत चित्र में किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना प्रदर्शित किया गया है। पहला गिलास में मिट्टी युक्त जल है जिसको हिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो मिट्टी उसमें नीचे तली में बैठ जाती है भारी अवयव होने के कारण, और जल को बिना हिला डुलाए दूसरे गिलास में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार अवसादन और निस्तारण की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पानी की प्राप्ति हम कर सकते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है? अब चाय को एक छन्नी में डाल देंगे, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं, जिसे हम चित्र द्वारा आगे प्रदर्शित कर चुके हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अम्लीय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं या नहीं। इसको हम एक अन्य क्रियाकलाप की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तालाब या नदी का पंकिल जल लेंगे। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला देंगे। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करेंगे तथा अपने प्रेक्षणों को लिखेंगे। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करेंगे। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलेंगे। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन करेंगे। क्या आपने चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया है? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। आगे चित्र में प्रदर्शित करेंगे कि फिल्टर पत्र के उपयोग से किस प्रकार से हम द्रव को शुद्ध कर सकते हैं। फिल्टर पत्र को शंकु रूप में मोड़कर कीप में लगाया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं।
मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार फिल्टर पत्र को कोन रूप में मोड़कर उसे आगे कीप में रखा जाता है और उसके ऊपर पंकिल जल को छाना जाता है, जिससे बीकर में शुद्ध जल की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार से निस्यंदन की प्रक्रिया की जाती है। साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जा सकता है। हमारी अगली पृथक्करण विधि है वाष्पन विधि। इसके लिए हम एक अन्य क्रियाकलाप करेंगे। बीकर में कुछ जल गर्म करेंगे, जल को उबलने देंगे। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक डालेंगे तथा अच्छी तरह हिलाएंगे। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? विलोडित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करेंगे, जल को उबलकर उड़ने देंगे। बीकर में क्या बचता है, आइए देखें। इस चित्र में नमकयुक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना प्रदर्शित किया गया है कि नमकयुक्त जल को यदि हम गर्म करें तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और शेष बीकर में नमक की प्राप्ति हमें हो जाती है। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। प्रस्तुत चित्र में समुद्र जल से नमक प्राप्त करने का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उसमें समुद्री जो नमक है उसको भर दिया जाता है, जिसमें से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और शेष रूप में हमें नमक प्राप्त हो जाता है, जिसका शोधन करके शुद्ध रूप से नमक हमें प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से बनी छोटी छोटी क्यारियों को लेगुन कहा जाता है। हमारा अगला अध्ययन बिंदु है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसको हमें क्रियाकलाप द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। रेत और नमक का मिश्रण लेंगे। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यावहारिक नहीं होती है। इस मिश्रण को बीकर में रखेंगे तथा इसमें कुछ जल मिलाएंगे। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख देंगे। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वहां नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करेंगे। अब कुछ समय तक केतली को गर्म करेंगे। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते हुए देखेंगे? आइए आगे चित्र में देखें। प्रस्तुत चित्र में वाष्पन तथा संघनन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है कि किस प्रकार केतली में अशुद्ध जल लिया गया है, जिसमें से पानी भाप बनकर केतली की टोटी से बाहर निकल रहा है और उस पर एक धातु की बनी हुई प्लेट जिसके ऊपर बर्फ रखा हुआ है, उससे उस भाप को संघनित किया जाता है और संघनित जो जल वाष्प है उसको द्रव रूप में परिवर्तित करके बीकर में एकत्रित करके शुद्ध द्रव की प्राप्ति होती है। चित्र अनुसार एक धातु की प्लेट लेंगे जिस पर कुछ बर्फ रखी है। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़ेंगे जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने देंगे। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण
निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली, जो छात्रा विद्यार्थी का नाम है, को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी, आइए इसको समझने की कोशिश करें। पहेली की समस्या समाधान के लिए पहले हम ये समझेंगे कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, आइए देखें। इसको हम एक अन्य क्रियाकलाप की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलेंगे। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोडित करेंगे जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालेंगे और भली भांति विलोडित करेंगे। इस प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोडित करते जाएंगे। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहले की सहायता करने का प्रयास करें। प्रस्तुत चित्र में नमक को जल में घोलने को प्रदर्शित किया गया है कि यदि जल में नमक की कुछ मात्रा को घोला जाए तो आसानी से घुल जाता है, परंतु अधिक मात्रा में नमक घोलने पर, हिलाते रहने पर भी उसकी तली में कुछ नमक बैठा हुआ रह जाता है। इस प्रकार से प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। विद्यार्थी, पहले की समस्या को समझने के लिए हम पुनः एक क्रियाकलाप करेंगे। बीकर में कुछ जल लेंगे तथा उसमें तब तक नमक मिलाएंगे जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाएंगे और इसे गर्म करेंगे। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। इसके लिए हम एक अन्य क्रियाकलाप करेंगे। 2 गिलास लेंगे और प्रत्येक में आधा कप पानी भरेंगे। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाएंगे और तब तक विलोडित करेंगे जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाएंगे। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है उसको अंकित कर हम सारणी बनाएंगे। अब इस क्रियाकलाप को चीनी के साथ दोहराएंगे। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों के साथ भी दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। आज के अध्ययन बिंदु पर आधारित गृह कार्य प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे, समझाइए। दूसरा प्रश्न, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे, समझाइए। विद्यार्थियों से अनुरोध है इन प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखें। धन्यवाद।